Hello everyone, welcome to my channel. So this is the one short video of our chapter Molecular Basis of Inheritance जो कि न्यू NCERT के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ओके, तो इस पूरे ही वीडियो में आपको मैं सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाने वाली हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम जो कि आपकी 19 मार्च 2024 को होने वाली है उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस वीडियो को बोर्ड एग्जाम के लिए बना रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप याद कर पाएंगे। और ये जो नोट्स हैं उसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक इंट्रोडक्शन आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारे पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि एक लंबी चेन मोनोमर्स की, उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉली का मतलब ही क्या होता है? मैनी। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे मतलब लॉन्ग चेन है, ये एक तरह से सिंगल यूनिट की हम बात नहीं कर रहे। तो ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है हमारा DNA और एक होता है हमारा RNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और RNA का फुल फॉर्म होता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, DNA जो है उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो DNA होता है, DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और DNA के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी जीन्स। तो ये जीन्स जो होती है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि जो हमें कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वो किसके थ्रू मिले हैं? हमें हमारे DNA के थ्रू मिले हैं। इसीलिए DNA एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये DNA का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और जो RNA होता है, अब कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल DNA होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। RNA किस किस में होता है? जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं वायरसेस में। तो वायरसेस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा RNA। ठीक है, अब हम आगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कि हम DNA से DNA कैसे बनाते हैं, यानी कि DNA का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। फिर DNA से RNA कैसे बनता है वो हम देखेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और DNA से DNA को बनाने को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर DNA से RNA बनाने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर हम RNA से बनाएंगे प्रोटीन बनने की। RNA से जो प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, जो कि हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं DNA के बारे में। तो देखो DNA क्या होता है ये जान लेते हैं। सो बेसिकली DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल है ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, और दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। जैसे कि वायरसेस में क्या होता है? RNA होता है। और DNA किस में होता है? हम ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, अब जो 1869 में क्या होता, एक फ्रेडरिच मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार एसिडिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने किसका न्यूक्लियस लिया था? WBCs का न्यूक्लियस लिया था। WBCs यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, उसका न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने एक एसिडिक सब्सटेंस पाया जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था वो DNA ही था, बट DNA को उस समय आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, इसीलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। अब इन 1953 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA को क्या किया था? डिस्कवर किया था। पूरी सभी को बताया था कि DNA का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है।
अब हम जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो बेसिकली डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ मोनोमर है, ठीक है। यानी कि वही जो मैंने अभी आपको बताया था ना, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो ऐसे जब पॉलीमर्स बहुत सारे मिल जाते हैं मोनोमर्स के, तो वो क्या बनता है, हमारा डीएनए बनता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। अब द लेंथ ऑफ डीएनए है जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स का एक और नाम होता है बेस पेयर्स, मतलब उसमें कितने टाइप्स के बेस पेयर्स प्रेजेंट है। अब मैं आपको ये बेस पेयर्स का कंसेप्ट समझाती हूँ। देखो, ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है हमारे न्यूक्लियोटाइड में। सबसे पहले होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं हम, फॉस्फेट ग्रुप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो देखो, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ मैं कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या होता है, जब हम नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, सिर्फ इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम इस पूरे की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, और जब इन दोनों की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स में भी दो आते हैं, ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट हो सकता है, ये नाइट्रोजनस बेसिस का। और यही बेस पेयर्स के कंसेप्ट में मैं आपको समझाऊंगी। चलो, हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया न्यूक्लियोटाइड का, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिफर फ्रॉम, मतलब डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज, मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज जो नंबर है बेस पेयर्स का। बेस पेयर्स यानी कि हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस बोल दें हम, या फिर न्यूक्लियोटाइड बोल दें, या फिर हम बेस पेयर्स बोल दें, ठीक है। तो एक ही बात है, ठीक है। मतलब पूरे स्ट्रक्चर जब हम बोलेंगे ना तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, और जब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे जब हम बोलेंगे कि बेस पेयर्स है वो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, बैक्टीरियोफेज 5174 जो है, ठीक है, जो कि मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, 1586, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इस बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सो मतलब जनरली हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी कि जो डीएनए है वो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। बट ये जो हमारे जो बैक्टीरियोफेज है उनमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है उनमें इस तरह से, और इसमें बेस पेयर्स इस तरह से कुछ लगे होते हैं, ठीक है। सॉरी, इनमें कोई से भी बेस पेयरिंग नहीं होती है, ओके, क्योंकि बेस पेयरिंग के लिए दो होना चाहिए, बट इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसीलिए इसमें कोई भी बेस पेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, जो दूसरे तरह का बैक्टीरियोफेज होता है, उसमें 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये मतलब एग्जाम्पल से अगर आपको याद हो तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। एस्टेरिशिया कोलाई हैज 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए ह्यूमन डीएनए का हेप्लॉइड कंटेंट होता है ना उसमें इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, अब हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड तो देख लिया कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और जब इतने ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब ये एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हम जोड़ दें तो क्या बन जाती है, हमारी पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है, ठीक है। अब देखो वो मैं दिखाती हूँ कैसी रहती है। देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये अलग अलग मतलब न्यूक्लियोटाइड्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय द बॉन्ड, और वो किस बॉन्ड से जुड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ये पूरी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। देखो आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी बता देती हूँ।
मेरी एनसीईआरटी में मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, तो उसको आप माइंड मत करना, ठीक है। तो देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेसेस है, ठीक है। और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और बात बता दूं कि ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर को जो बॉन्ड, जो मतलब जो बॉन्ड बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, डिस्कस कर लिया हमने, ये भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। वही बातें यहाँ पे लिखी है कि उसमें क्या क्या होता है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप होता है। पेंटोज शुगर जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है राइबोज शुगर, आरएनए केस में क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। और डीएनए के केस में क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। ये दो टाइप की क्या है? पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेसिस भी दो टाइप के होते हैं। देखो, नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के कैसे होते हैं? एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग्ड कंपाउंड होते हैं, और ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एडेनिन और ग्वानिन, और एक होता है थाइमिन और साइटोसिन। अब देखो, इनकी ये जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है, ठीक है, ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें कुछ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्ट्रैंड पे अलग अलग बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, इनकी जो पेयरिंग होती है ना, वो एक मतलब हमेशा सेम होती है। यानी कि एडेनिन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और साइटोसिन जो है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। ये इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? हम चरगाव्स रूल बोलते हैं। ये जो हमको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं डबल और ट्रिपल, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये जो है, अभी हम ये थाइमिन जब आएगा तो हम मतलब डीएनए के केस में थाइमिन आता है यहाँ पे, और सेम अगर हम आरएनए की बात करें तो थाइमिन की जगह क्या आएगा? यूरैसिल आएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, क्या आएगा? आरएनए के केस में यूरैसिल आएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था नाइट्रोजनस बेसिस का। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, पिरिमिडीन्स जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए के केस में यूरैसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोसाइड यानी कि जब पेंटोज शुगर जो नाइट्रोजनस बेसिस से जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। मैंने आपको डायग्राम में अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये भी क्या है? चार टाइप्स का होता है। यानी कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरएनए के केस में। यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स जो है ना, वो किस में बनते हैं? आरएनए में बनते हैं। तो आरएनए में कैसे बनते हैं? विथ राइबोज शुगर, ठीक है। मतलब कि राइबोज शुगर के साथ जब जुड़ता है हमारा, ठीक है, क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो वो जुड़ते हैं तो उनके नाम किस तरह से होते हैं? जैसे कि एडेनिन से जुड़ा है वो, तो उसको हम बोलेंगे एडिनोसिन। साइटोसिन, साइटिडीन अगर नाइट्रोजनस बेसिस है तो साइटोसिन अगर नाइट्रोजनस बेसिस है तो उसको हम बोलेंगे साइटिडिन। ग्वानिन अगर प्रेजेंट है तो ग्वानोसिन, और यूरैसिल अगर प्रेजेंट है तो यूरिडिन। इन डीएनए द न्यूक्लियोसाइड्स आर, और डीएनए के केस में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन, यानी कि एडिनिन नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है तो डीऑक्सी एडिनोसिन। और वही मतलब सिमिलरली जो हमने ऊपर पढ़ा आरएनए में, वैसे ही उसके आगे क्या लग जाएगा? सिर्फ डीऑक्सी लग जाएगा, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म में ही डीऑक्सी आता है। डीऑक्सी ग्वानोसिन और डीऑक्सी थाइमिडीन, ये आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप, अब जो फॉस्फेट ग्रुप जो OH 5 प्राइम OH से जो लिंक होता है ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज प्रोड्यूस। यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप जो लिंक होता है ना 5OH, यानी कि 5 प्राइम पे जो OH ग्रुप है न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है, तो क्या बनता है? हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। वही जो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के कंसेप्ट में बता दिया। द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस तरह से जुड़ते हैं। तो वो जो दो, देखो, ये हमारा
एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बॉन्ड, ये इसको क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोल सकते हैं। और इस वाले लिंकेज हमने पढ़ ही लिया कि इसको एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का। तो ये क्या करता है? 3' कार्बन इन पेंटोज शुगर को लिंक करता है 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से। देखो इसमें जो 3rd कार्बन है ना न्यूक्लियोसाइड का, यानी कि न्यूक्लियोसाइड जब हम सिर्फ इतने हिस्से की बात करें तो इसका जो 3rd कार्बन है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 3rd कार्बन 1 2 और यहाँ पे होता है 3rd कार्बन। ठीक है, इस साइक्लिक रिंग का। तो ये 3rd कार्बन को जब हम ये जो पूरे पेंटोज मतलब कि सॉरी न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन होता है यानी कि ये वाला, इससे जब हम जोड़ते हैं तो इसको ये जो लिंकेज बनता है ना इसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है कि 3rd कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड टू द 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉर्मिंग अ डाई न्यूक्लियाइड, यानी कि यहाँ पे डाई न्यूक्लियोइड बनता है क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं। The joining of nucleotide units subsequently by phosphodiester linkage result in formation of polynucleotide chain। और ये जब phosphodiester linkage जब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनती जाती है तो इससे एक पूरी चेन बन जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं हम इसको। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना इसकी भी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन कैसी होती है? 5' to 3' डायरेक्शन की होती है। और जो सेकेंड यानी कि उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो चेन बनेगी वो बनेगी हमारी 3' to 5' डायरेक्शन। और ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं यानी कि अपोजिट होते हैं। तो देखो ये एक तो हमारी ये वाली चेन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है इसीलिए उसमें 2 स्ट्रैंड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देख लो आप। ये जो आपको फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे दिखा है ये 5' डायरेक्शन है, 5' से ये हो गई हमारी 3' डायरेक्शन। और जब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी तो वो कैसे बनेगी? इसके सामने यहाँ पे 3' आएगा और यहाँ पे 5' आएगा और फिर इस तरह से एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसके सामने बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था एंटी पैरेलल वाला। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। Now the backbone of the polynucleotide chain is formed of a alternative sugar and phosphate molecule and nitrogenous bases linked to phosphate moiety project form the backbone। यानी कि डीएनए की पूरी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो एक बैकबोन की तरह काम करती है क्योंकि इसमें शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी होता है, साथ ही नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, शुगर मोइटी भी होती है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं। अब हमने कुछ ये बेसिक बातें कर ली कि ठीक है डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रीक ने 1953 में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोवाइडेड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन। ठीक है, तो ये 2 साइंटिस्ट ने जो डाटा प्रोवाइड किया था यानी कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न का, उसके बेसिस पे इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया वॉटसन एंड क्रीक ने। ठीक है, दे प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेस पेयरिंग, यानी कि इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया। साथ ही इन्होंने क्या बताया कि जो उसमें डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें बेस पेयरिंग कैसे होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि अपोजिट होती है। यानी कि एडेनिन के सामने हमेशा बेस पेयर कौन बनाएगा? थाइमिन बनाएगा और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन बनाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोलते हैं हम। ठीक है, इस चीज़ को ही कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेस पेयरिंग, और एंटी पैरेलल नेचर की होती है ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी कि एंटी पैरेलल यानी कि एक अगर 5' to 3' होगी तो दूसरी कैसी होगी? 3' to 5' होगी। देखो, और ये इसको क्या बोलते हैं? चरगाफ्स रूल बोलते हैं। चरगाफ्स रूल किसने दिया था?
इरविन चरगाफ ने दिया था, हैड प्रपोज द रूल ऑफ पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये आपको चरगाफ रूल ध्यान रखना है, चरगाफ रूल से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो मैंने आपको सैम्पल पेपर की जो वीडियो आपको प्रोवाइड की थी वन शॉट की, वो भी आप ज़रूर जाके देखना, उसमें एक क्वेश्चन था, यानी कि जो CBSE का लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर था ना, उसमें इससे एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो चरगाफ रूल से कुछ है ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें आपको कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा ही दिमाग लगाना है और आपको आसानी से वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एडेनिन जो है हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट एडेनिन का प्रेजेंट है वो उतना ही अमाउंट थाइमिन का प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ एडेनिन 4 है तो थाइमिन भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ये एडेनिन है और ये इसके थाइमिन के इक्वल होता है। अब ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, तो या फिर हम अपोजिट भी बोल सकते हैं, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बनाएगा। अगर इसका नंबर मान लो फॉर एग्जांपल 8 है, ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो साइटोसिन भी 8 होगा। इस तरह से मतलब कि आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। और ये जो रेशो होता है इनका, वो कैसे होता है, ए प्लस टी अपॉन में G+C, ठीक है। यानी कि ये और ये दोनों जो रेशियो है वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ये आप नोट्स याद कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, सेलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स। डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है, जिसमें जो बैकबोन होती है वो किसकी होती है, शुगर और फॉस्फेट, यानी कि पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की होती है। और उसमें जो हमें नीचे दिखाई देता है ना वो स्ट्रक्चर, वो होता है हमारे बेस पेयर्स, ठीक है। तो वो बेस पेयर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी होती है 5' टू 3' डायरेक्शन, और दूसरी चेन अपोजिट डायरेक्शन में होती है 3' टू 5' डायरेक्शन, और इसी को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। देखो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, सो ये है हमारी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, और ये है हमारी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, ठीक है। तो ये क्या है, बैकबोन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे किसकी बनी हुई होती है, ये पेंटोस शुगर, यानी कि डीएनए की जब हम बात करें तो यहाँ पे काय की होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी यहाँ पे, प्लस क्या होती है यहाँ पे, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरी चेन होती है, जैसा कि मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर दिखाया था। अब इसमें कुछ नीचे जो होती है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी कि 5' डायरेक्शन है और ये 3', और ये इसके अपोजिट होती है, तो यहाँ 5' के अपोजिट 3' आएगा और 3' के अपोजिट 5' आएगा। तो इस तरह से ये क्या होती है, एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह से बेस पेयरिंग होती है जी, ये मान लो ग्वानिन एडेनिन TTC, GATTC मान लो, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके अपोजिट जो एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये भी वैसा ही सेम, इसमें भी ये बैकबोन होती है इस तरह से पेंटो शुगर और फॉस्फेट की। तो ग्वानिन के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, साइटोसिन, एडेनिन के अपोजिट आएगा थाइमिन, थाइमिन के अपोजिट एडेनिन, थाइमिन के अपोजिट एडेनिन, और ये साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन। इस तरह से ये जो होती है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह से किया, ए के अपोजिट हमेशा टी और सी के अपोजिट हमेशा जी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है और दूसरी बात क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कौन, डीएनए के स्ट्रैंड्स, ठीक है। और इसकी पोलैरिटी होती है इस तरह से 5' टू 3' एंड 3' टू 5'। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये हमने एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट की बात की है डीएनए की, बाकी डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है मतलब।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, द बेसेस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि वही जो साइड, ये जो हम बॉन्ड पढ़ते हैं ना, एडेनिन के सामने जो थाइमिन होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इस तरह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। दिस मेक्स 1 प्यूरिन पेयर विथ 1 पिरिमिडीन, यानी कि ये जो एक है ये क्या है, प्यूरिन है, और एक क्या है, पिरिमिडीन है। इसी तरह से ये एक प्यूरिन है और ये एक पिरिमिडीन है, यानी कि प्यूरिन हमेशा पेयर करता है पिरिमिडीन के साथ, ठीक है। मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक जैसा होता है। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ हेलिक्स आर कॉइल्ड बाय राइट हैंडेड फैशन, यानी कि राइट हैंडेड फैशन में ये क्या होती है, हेलिक्स कॉइल्ड होती है, यानी कि इस तरह से गोल 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 कॉइल होती है हेलिक्स, इसीलिए इसको बोला जाता है। इन टर्न इट्स पिच इज 3.4 नैनोमीटर, तो इसकी जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। और देयर आर अबाउट 10 बेस पेयर्स ऑफ ईच टर्न, यानी कि हर एक टर्न पे कितने बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि एक, अगर हम इस तरह से ये हेलिक्स की बात करें तो यहाँ पे कितने बेस पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर्स होते हैं एक, यहाँ पे जो कर्व होता है ना उसमें ईच टर्न लिखा है ना यहाँ पे, ईच टर्न, एंड दिस मेक्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर, और दोनों जो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इतनी होती है। The bases are stacked one cover the another in the double helix. This feature and the hydrogen bonds makes the helix a stable structure. इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हेलिक्स को क्या बनाती है, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। तो अब हम इतनी सारी चीज़ें डीएनए के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर हमको डीएनए ही समझ नहीं आएगा तो आगे हमको कोई सी भी प्रोसेस समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके डीएनए से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसानी से ईजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है। अब जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में सेंट्रल डॉगमा के बारे में, तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जिन्होंने दिया था वो किसने दिया था, ये साइंटिस्ट के नाम आपको ज़रूर इसमें याद रखने हैं क्योंकि ये आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा, जो क्या स्टेट करता है दैट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अकर्स इन द फॉलोइंग। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से फ्लो करती है, तो डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जो कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए भी बनता है, यानी कि ये आरएनए से डीएनए बनता है। किसकी मदद से बनता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारी बात हो गई यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा की। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। सो ये आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए है। तो इसमें आपको क्या करना है कि मैं आपको क्वेश्चन रीड करूँगी, आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद से इसका आंसर लिखना है, और फिर मैं आपको आंसर जो करेक्ट बताऊँगी वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, यानी कि ऐसा कौन सा प्यूरिन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो हमको पता है कि प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एडेनिन और एक होता है हमारा ग्वानिन। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो देखो फर्स्ट वाले में तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पायरिमिडीन्स की बात हो रही है। यहाँ एडेनिन है बट थाइमिन प्यूरिन होता ही नहीं है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वही करेक्ट है, यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये जो है डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इन दिस क्वेश्चन, इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस
वो किस तरह मतलब OH ग्रुप से जुड़ते हैं, तो वो कौन से मतलब पेंटोज शुगर की कौन सा कार्बन एटम होता है जिससे वो जुड़ते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो डायरेक्ट मैं बता दूँ, जो फर्स्ट कार्बन होता है पेंटोज शुगर का, उससे हम नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ते हैं। ठीक है, बाय विच बॉन्ड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना। ठीक है, आंसर बताना, मतलब ये आप मुझे कमेंट में बताना कि किस लिंकेज से वो जुड़ते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के साथ पेंटोज शुगर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन एंड एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, क्योंकि ये एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, चरगाफ रूल के अकॉर्डिंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now the term nuclein for the genetic material was used by, यानी कि सबसे पहले ये टर्म जो न्यूक्लिन था वो किसने दिया था, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो जिन्होंने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा वो इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे, वो भी सही। तो हमारा जो साइंटिस्ट है उनका नाम था मिशर, जिन्होंने इसको न्यूक्लिन टर्म दी थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये कौन से ईयर में दी थी वो जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताओ। So next question, if one strand of DNA has a nitrogenous base sequence as A, T, C, T, G, what would be the complementary RNA strand sequence। यानी कि RNA strand जो होगा complementary वो क्या होगा, यानी कि RNA में आपको ये ध्यान रखना है कि T की जगह हमेशा क्या आता है, U आता है। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे पहले यहाँ लिख के देख लेते हैं, ATCTG। तो ए के अपोजिट क्या होता है, टी, पर टी हमको लिखना नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यू। टी के अपोजिट ए, फिर क्या है सी, यानी कि जी, सी के अपोजिट जी, फिर टी के अपोजिट ए और जी के अपोजिट लिखना है हमको सी। तो अब ये वाला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। राइट, DNA fragments are positively charged, negatively charged, neutral, either positively or negatively charged depending on their size। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे कि वो मिशर ने भी जो न्यूक्लियन डिस्कवर किया था तो उसमें ऐसा लिखा था कि जो हमारा उन्होंने क्या नेगेटिवली चार्ज कुछ जेनेटिक मटेरियल देखा था। तो जो डीएनए होता है ना वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, in the double helix model of DNA, how far is each base pairs from the next base pair। यानी कि एक बेस पेयर से लेके तो दूसरे बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, हमारी डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। ये भी हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि मैंने जो हर एक चीज़ बताई है वो कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए इज डबल हेलिक्स एंड फर्स्ट राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैरेलल, राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, विदाउट सुपर कॉइल्स एंड ऑलवेज सर्कुलर। तो देखो हमको पता है डीएनए के बारे में हमने जितनी बातें पढ़ी, और अभी हमने एक पॉइंट में पढ़ा था सेंट्रल डॉगमा के पहले कि वो जो हमारा डीएनए होता है वो राइट हैंडेड फैशन में होता है। तो हमारा ये तो चलो ठीक है, राइट हैंडेड होगा तो हमारे दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी दोनों ऑप्शन में लिखा है। बट पैरेलल होता है या फिर एंटी पैरेलल होता है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So the next question is, if the distance between the two consecutive base pairs is 0.34 nanometer, ये जो हमने अभी हाल करेक्ट ऑप्शन किया था, the total number of base pairs of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to the power 6 base pair, then the length of the DNA is approx। तो हमको क्या बताना है, डीएनए की लेंथ बताना है। तो देखो बहुत इजी है ये, जब हम इसको यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें ये वाली वैल्यू से और नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर दें मतलब बेस पे मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो हम यहाँ पे
10⁻⁹ मीटर जब हम लिख देंगे, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो डीएनए की लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, 2.2 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम इसमें पढ़ते हैं इसके नोट्स को, यानी कि ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए का ये क्वेश्चन था, बट मैंने आपको इसको क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा दिया ताकि आपको पता चले कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ अब हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए किस तरह से पैकेज होता है, यानी कि किस तरह से डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो किस तरह से वो इतना बड़ा डीएनए हमारा आ जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम में। देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स को विद द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, यानी कि बेस पेयर के डिस्टेंस को हम मतलब जितना डिस्टेंस है उसको जब हम नंबर ऑफ बेस पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल लेंथ मिल जाती है डीएनए की। ठीक है, तो वो कितनी मिलती है हमको, 2.2 मीटर्स मिलती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और ई कोलाई में जो डीएनए की लेंथ होती है वो कुछ इतनी होती है, यानी कि मिलीमीटर्स में होती है, 1.36 मिलीमीटर्स। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट जैसे हम एग्जांपल ले ई कोलाई यानी कि एस्चेरिशिया कोलाई, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के अराउंड क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, यानी कि उसमें मतलब उससे चिपका हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि टोटल 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स, फॉर्म इन ऑक्टोमर। तो ये क्या बना लेते हैं, ऑक्टोमर बना लेते हैं। ऑक्टोमर का मतलब होता है 8, यानी कि टोटल इसमें कितने होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं, विच 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए wrapped अराउंड। तो टोटल कितना, मतलब डीएनए जिसमें कि 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, वो एक ऑक्टोमर मतलब कि एक हिस्टोन प्रोटीन में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, wrap अराउंड होते हैं, फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसोम। तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। देखो मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, अब ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लपेटा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर होता है ना, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव, डीएनए का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से ये इसके अराउंड क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। और ये यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है H1 हिस्टोन। ठीक है, तो ये अब देखो इसको मैं इसको अंदर से कैसा होता है वो बताती हूँ। ये है हमारे हिस्टोन का प्रोटीन। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि 8 ऑक्टोमर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये पीछे हमको दिखाई दे रहा है 7 8। तो इस तरह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोमर बोलते हैं। ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, और मर का ऑक्टोमर मतलब कि 8 मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा अंदर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अराउंड ये जो आपको लपेटा हुआ दिख रहा है, ये है हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट देखो, अब ये जब न्यूक्लियोसोम बहुत सारे मिल जाते हैं तो ये इस तरह का कुछ बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स अपीयरेंस बनाते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ये आपको याद रखना है, ऑफ न्यूक्लियोसोम चेन। तो ये हमारा देखो एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसे करके ये पूरा एक डीएनए के मतलब चेन होती है, जिसमें इतने सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अब मैं न्यूक्लियोसोम भी फर्दर आगे जा करके मैं बताती हूँ क्या होते हैं इनका। तो ये जो रिपीटेड यूनिट बनी ना इस मतलब क्रोमैटिन की, मतलब कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब मिल जाते हैं तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और उसको क्या बोला जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। और जो क्रोमैटिन्स है वो फर्दर कॉइल होते हैं, कब होते हैं, ड्यूरिंग द मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज स्टेज जो होती है सेल डिवीजन की, उसमें इनका कंडेंसेशन होता है, कॉइलिंग होती है, और ये क्या बन जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स किस तरह से बनते हैं ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक
लिखना है अगर आपसे क्रोमोसोम पूछते हैं तो। फर्दर अब जब फर्दर कॉइलिंग अगर होती है ना इन क्रोमेटिन्स की, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हमको दिखता है, बट इसके अंदर भी कुछ क्या क्या चीजें होती है वो हम देखते हैं कि किस तरह से ये इतना ज्यादा कॉइलिंग इसमें होती है और ये एक डीएनए का हमको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि हिस्टोन ऑक्टोमर्स होते हैं, वो इस तरह का कुछ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब बीड का मतलब होता है मोती, तो ये मान लो कि हिस्टोन प्रोटीन और ये जो मतलब न्यूक्लियोसोम है ये एक मोती है, और जब हमने इसको एक धागे में पिरो दिया तो उसकी क्या बन गई, माला बन गई, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग यानी कि धागा और बीड्स यानी कि एक हमने माला बना दी। तो इस तरह से ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा क्रोमैटिन फाइबर बन गया। अब क्रोमैटिन फाइबर फर्दर अगर इसमें कंडेंस्ड हो जाता है, यानी कि और हम छोटे स्तर की बात करें, यानी कि इसमें भी फर्दर कॉइलिंग होती है। देखो ये इतने ज़्यादा इस तरह से एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं, और ये किस तरह के हमको दिखाई देते हैं, कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर, जिनका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम मतलब नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसका 30 नैनोमीटर होता है और इसका कितना होता है, 300 नैनोमीटर होता है। तो देखो फिर ये हमको कुछ इस तरह से कंडेंस्ड क्रोमैटिन दिखाई दे रहे हैं। फिर कंडेंस्ड क्रोमैटिन भी मतलब कि किस तरह से होते हैं, हमारे क्रोमैटिन बन जाते हैं, ठीक है। कंडेंस मतलब कि क्रोमैटिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन जो हमने पढ़ा था NHC प्रोटीन की मदद से वो इस तरह से क्रोमैटिन्स बन जाते हैं। फिर ये क्रोमैटिन्स फर्दर क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा फर्दर कॉइल हो जाते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, हमारे ये बना लेते हैं क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो उनका ये साइज होता है इतना, यानी कि सबसे मतलब ये हमारा एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर हम जैसे जैसे जाएंगे तो मतलब कि जैसे जैसे हम साइज़ छोटी करेंगे, क्रोमोसोम की साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि 1400 नैनोमीटर होती है। उससे छोटी क्रोमैटिन की होती है, उससे छोटी कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स की होती है, उससे छोटी होती है क्रोमैटिन फाइबर्स की, फिर न्यूक्लियोसोम, और फिर आते हैं हमारे सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारे हिस्टोन ऑक्टोमर की होती है। और ये जो है इस तरह से हमारी जो डीएनए के अंदर कॉइलिंग होती है, और हमें 2.2 मीटर का डीएनए हमको मिलता है, ठीक है। ना euchromatin region of chromatin are loosely packed, यानी कि जो रीजन होता है ना क्रोमैटिन के अंदर जिसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, वो लूजली पैक्ड होता है, लाइट स्ट्रेन होता है, और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन उसमें हो सकता है ना। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, डार्कली स्ट्रेन्ड होते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसमें एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, ठीक है, और इनका पूरा नाम था फ्रेडरिच ग्रिफिथ। इन्होंने क्या किया था, 2 कॉलोनीज कल्चर प्लेट में ऑब्जर्व की थी, ठीक है। जो कल्चर प्लेट होती है, यानी कि पेट्री प्लेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम कल्चर प्लेट कर लेते हैं और उसमें हम कुछ बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो उन्होंने ये 2 कॉलोनीज देखी थी कल्चर प्लेट में, जिसमें जो कुछ कॉलोनीज में से कुछ जो थी वो शाइनी थी और स्मूथ थी, जिसको उन्होंने S टाइप लेबल किया, और कुछ इट इज़ अ वायरुलेंट स्ट्रेन। तो ये जो था ना, ये जो शाइनी और स्मूथ थी, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, वायरुलेंट स्ट्रेन नाम दिया। और जो दूसरी कॉलोनीज थी जो कि रफ और नॉन वायरुलेंट थी, उन्होंने उसको R टाइप नाम दिया। किन्होंने, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने, इन 1928, ठीक है। इसके बाद अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंजेक्ट किया S टाइप स्ट्रेन, यानी कि जो S टाइप थी ना, जो कि वायरुलेंट वाली थी, उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। और वो मतलब कि उसमें माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया तो वो जो माइस था उसको निमोनिया हो गया, यानी कि वो जो S टाइप था वो वायरुलेंट था, तो उसने माइस को अफेक्ट किया, जिसके कारण से माइस की डेथ हो गई। किसकी वजह से, निमोनिया की वजह से। क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, यानी कि इसी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है।
ठीक है, तो वो माइस मर गया। ये माइस को जनरली एक्सपेरिमेंटल तौर पे यूज़ किया जाता है जब भी हमको किसी मतलब डिजीज़ के बारे में या फिर उसकी फार्माकोलॉजी चेक करनी होती है, तो हम माइस लेते हैं। या फिर दूसरे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि ग्वीनिया पिग्स वगैरह जो है वो। तो जो एस टाइप स्ट्रेन जब उन्होंने इंजेक्ट किया इंजेक्शन के थ्रू माइस में, तो वो माइस मर गया। और जब दूसरे माइस में उन्होंने आर टाइप का स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो उसको निमोनिया नहीं हुआ, ठीक है, और वो नहीं मरा, ठीक है। तो जो हीट किल्ड एस टाइप स्ट्रेन था, फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कि एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट कर दिया। हीट किल्ड यानी कि हीट किल्ड जब किया, यानी कि जब जो स्ट्रेन था ना उसको जब हीट किया तो उसके जो बैक्टीरिया थे वो भी मर गए होंगे। तो वो जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा। अब जब S killed bacteria when injected with live R strain bacteria, mice died। अब जब हमने हीट किल्ड S टाइप को इंजेक्ट किया R strain लाइव के साथ, तो जो माइस था यानी कि दोनों को साथ में जो जब किया तो भी जो चूहा था वो मर गया। ऑन ऑटोप्सी लाइव S strain बैक्टीरिया वर रिकवर्ड फ्रॉम द माइस, यानी कि जो एस स्ट्रेन था ना वो उसने रिकवर कर लिया माइस ने। ही कंक्लूडेड दैट समहाउ हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया हैव ट्रांसफॉर्म्ड समथिंग इनटू द आर टाइप बैक्टीरिया। मतलब कि जब इन दोनों को साथ में दिया था ना तो कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, विच ट्रांसफॉर्म्ड इन आर टाइप इनटू द एस टाइप। दिस वॉज डिस्क्राइब्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। लेटर ओ एवरी एंड मैक्लियोड एंड मकाटे in 1933 and 44 discovered that the transforming factor in ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट was DNA। फिर बाद में ये जो तीन साइंटिस्ट है इन्होंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में देखा और ये डिस्कवर किया कि वो जो मटेरियल जो ट्रांसफर हुआ था ना एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, उसको हम बोलते हैं डीएनए। और डीएनए ही वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि वायरलेंस का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। और ये कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये इन्होंने फाइनली बता दिया था तीनों साइंटिस्ट ने कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक मतलब ट्रांसफ़र होता है एक तरह से, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। Consecutive evidences for DNA being a genetic material come from experiment। अब एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कंक्लूसिव एविडेंस जो जिसने प्रोवाइड किया था ना, इन्होंने तो सिर्फ बताया था, बट एविडेंस किसने दिया था, एल्फ्रेड हेर्शी और मार्थे चेज ने। कब दिया था, इन 1952। यानी कि इतने सालों के बाद फिर इन्होंने, दो साइंटिस्ट और आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने क्या लिया था, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस लिए थे और उनको अलग अलग लेबल किया था, ठीक है। एक को लेबल किया था रेडियो एक्टिव 35S से और एक को लेबल किया था 32P से। दे मेड डीएनए रेडियोएक्टिव बाय यूजिंग 32P एंड प्रोटीन रेडियोएक्टिव विथ यूजिंग सल्फर 35। दे वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और उनको अलाउ किया कि वो बैक्टीरिया को क्या करें, इन्फेक्ट करें। The protein coat of bacteriophage attached with the bacterial cell wall and remained outside the DNA is released inside the bacterial cell। देखो मैं आपको इसको एग्जाम्पल मतलब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये हमारा डायग्राम है, ये जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, मतलब कि सॉरी इसका जो मतलब बॉडी है यानी कि कैप्सूल, प्रोटीन कैप्सूल है, उसको रेडियो एक्टिव 35S से सल्फर से इसको डिनोट किया। और इसका जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी कि 32P से डिनोट किया। अब इनको क्या किया, इन्फेक्शन के लिए इसको छोड़ दिया। यानी कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसने जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसके बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ठीक है। और इसका भी जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आ गया। अब क्या हुआ, देखो
तो जो डीएनए था यानी कि जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, और जो वायरल डीएनए था यानी कि जो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो डीएनए था यूज्ड बाय द बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस मोर बैक्टीरियोफेजेस, और उस जो वायरल डीएनए था वो बैक्टीरियोफेज के सेल ने यूज किया और भी ज़्यादा बैक्टीरियोफेज को प्रोड्यूस किया। और जब इन बैक्टीरियोफेज को एनालाइज किया गया तो वो क्या निकले, वो भी रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो डाला था सल्फर वो उसके अंदर देखने को मिला। The cultures were agitated separately in a blender to separate protein coat from the bacteria. अब क्या किया कि प्रोटीन कोट अलग हो जाए, इसीलिए इसमें क्या की ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग के सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होती है जिसमें हम कंटिन्यूसली गोल गोल रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर, तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन कोट सेपरेट हो जाता है। ये इस तरह से जो प्रोटीन का कोट है ये सेपरेट हो जाता है, ये डीएनए मतलब जेनेटिक मटीरियल से, ठीक है। तो ब्लेंडिंग से ये प्रोटीन कोट हट गया, अब सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, मतलब कि जो बैक्टीरिया था जिसने बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट किया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, ठीक है, उसी ने वर रेडियो एक्टिव, वही रेडियो एक्टिव थे, वेरस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन डू नॉट वर नॉट रेडियो एक्टिव। देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें क्या था, रेडियो एक्टिव था हमारा प्रोटीन कोड, यानी कि जो बाहर वाला जो रेड वाला हिस्सा है ना ये रेडियो एक्टिव था। बट इस वाले केस में क्या था, जो जेनेटिक मटेरियल था ना रेड वाला, ये रेडियो एक्टिव था। रेड मतलब कि रेडियो एक्टिव, और ब्लैक मतलब ये जो ब्लैक है इसका मतलब होता है नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया को जब एनालाइज किया गया तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, क्योंकि ये क्या था, नॉन रिएक्टिव था, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए था इसमें, तो यहाँ पे कोई मतलब रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी गई। बट इसमें हमने रेडियो एक्टिव डीएनए यूज़ किया था, जेनेटिक मटेरियल क्या था हमारा, रेडियो एक्टिव था, और यहाँ का प्रोटीन कोड नॉन रेडियो एक्टिव था। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही ट्रांसफ़र हुआ था बैक्टीरिया में, तो ये भी रेडियो एक्टिव ही पाया गया जब हमने एनालाइज किया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया तो हमको यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस डिटेक्ट किया गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, और यहाँ पे नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट किया गया सेल के अंदर। यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखी गई, ये यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखी गई, ठीक है। यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर जो था हमारा डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, और यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, राइट। मतलब कि ये जो था ना सुपरनेटेंट, यानी कि ऊपर ऊपर हमको क्या दिखाई दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर जो प्रोटीन कोड था ना रेडियो एक्टिव वो दिखा, और यहाँ पे सुपरनेटेंट यानी कि ऊपर ऊपर हमको जो प्रोटीन कोड मिला था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव शुरू से ही नहीं लिया था, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमको ये जो प्रोटीन कोड था यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिला, और यहाँ पे हमको रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड नहीं मिला, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही नहीं लिया था, तो वो हमको वैसा का वैसा ही मिला। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना हमारा, वो किसने किया था, हर्शे एंड चेज ने किया था, ठीक है। आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत इजी है, ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ नहीं, बस इसमें हमको ये प्रूफ मिल गया कि जो डीएनए था रेडियो एक्टिव वही ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि डीएनए ही ऐसा जेनेटिक मटीरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस था, इसने जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो जेनेटिक मटीरियल ही बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हुआ, ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जेनेटिक मटेरियल जो है हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि उसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसकी रेप्लिका बना सके, यानी कि उसकी कॉपी बना सके, ठीक है। दैट इज इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि वही रेप्लिकेट करना मतलब कि उसकी कॉपीज़ बनाना, सेम कॉपीज़ यानी कि डॉटर सेल्स बनाना, ठीक है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकल और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड इट शुड एबल टू प्रोड्यूस बायोकेमिकल सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस कैरेक्टर्स, ठीक है। वो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसमें होना चाहिए ताकि वो उसके कैरेक्टर्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इट मस्ट नॉट have the capacity to exhibit
स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन एज दे आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, और उसमें ऐसी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो स्लो चेंजेस को एग्जिबिट करें, यानी कि उसमें म्यूटेशंस होना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। म्यूटेशन का मतलब होता है स्मॉल चेंजेस इन द जेनेटिक मटीरियल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये चीज़ प्रूफ हो गई थी बाय हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। जो डीएनए और आरएनए होता है दोनों के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, दैट इज दे प्रोड्यूस अ रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ, बट प्रोटीन कैन नॉट रेप्लिकेट। डीएनए और आरएनए अपना रेप्लिकेट मतलब अपना कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सकते हैं, बट प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। जो जेनेटिक मटेरियल है शुड नॉट चेंज विथ एज, और जेनेटिक मटेरियल एज के साथ साथ चेंज नहीं होता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल और चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एज के मतलब एज के साथ भी चेंज नहीं होता है, लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है उसमें भी चेंज नहीं होता है, और जो फिजियोलॉजी होती है ऑर्गेनिज्म की उसमें भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो पहले था वही ऑर्गेनिज्म में एंड तक होता है। जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और आरएनए जो है वो मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट द एवरी न्यूक्लियोटाइड एंड इज लेबाइल, ठीक है, एंड इजीली डिग्रेडेबल, और वो आसानी से डिग्रेडेबल हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड रिएक्टिव, यानी कि आरएनए एक तरह से कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और रिएक्टिव की तरह भी काम करता है। जो डीएनए और आरएनए है दोनों के पास ऐसी, दोनों ही कैपेबल होते हैं म्यूटेशन करने के लिए, बट आरएनए म्यूटेट फास्टर बीइंग मोर अनस्टेबल, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है इसीलिए वो म्यूटेट जल्दी से कर जाता है डीएनए के कंपैरिजन में, ठीक है। आरएनए कैन कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बट डीएनए डिपेंड्स ऑन आरएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन, क्योंकि हमने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था कि पहले डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो डीएनए डिपेंड करता है आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए जो है, डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, कंसिडर्ड अ बेटर मॉलिक्यूल फॉर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, इसीलिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। डीएनए वुड बी मोर सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी सूटेबल होता है ट्रांसमिशन के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल and the process like metabolism, translation, slicing evolved around आरएनए, यानी कि आरएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि डीएनए के पहले आरएनए डिस्कवर हुआ था, और ये बहुत सारी प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखती हूँ कि कौन सा स्टूडेंट हमारा अच्छा सही बताता है, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब कि होता है आरएनए से प्रोटीन बनना, और स्लाइसिंग इन्वॉल्व इन आरएनए, जो स्लाइसिंग की प्रोसेस होती है आरएनए में वो भी मतलब आरएनए की मदद से ही होती है। आरएनए हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम डीएनए हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए, यानी कि आरएनए से ही डीएनए हमको मिला है विथ केमिकल मॉडिफिकेशन। जब आरएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया तो हमें डीएनए मिला, बिकम मोर स्टेबल, और बहुत ज़्यादा स्टेबल मिला हमको डीएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड नेचर मिला हमको डीएनए का, एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ चेंजेस एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्री पेयर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। आई थिंक मुझे आपको आरएनए के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर वही चीज़ें होती है जो कि डीएनए में होती है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे यूरासिल आ जाता है थायमीन की जगह पे, और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसमें चरगाव्स रूल नहीं अप्लाई होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आरएनए इज मेनली 3 टाइप्स, आरएनए 3 टाइप का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। इसको शॉर्ट में एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए कहा जाता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है फ्रॉम डीएनए और राइबोस, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, फ्रॉम
आरएनए टू राइबोसोम कैरी करता है, सॉरी, इंफॉर्मेशन स्टोर तो करता है, साथ ही उसको डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। ये मेन रोल होता है हमारा मैसेंजर आरएनए का। अब राइबोसोमल आरएनए में क्या होता है, अलॉन्ग विथ सर्टेन प्रोटीन्स इट फॉर्म 2 सब यूनिट्स। ये क्या करता है, 2 सब यूनिट्स बनाता है जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक 30S सब यूनिट होती है और एक होती है 50S सब यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से राइबोसोमल आरएनए की भी 2 सब यूनिट होती है। अब ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, इसको अडेप्टर आरएनए भी बोला जाता है और ये इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता था पहले। इट रीड्स द कोड ऑफ mRNA, ये mRNA के कोड को रीड करता है थ्रू एंटीकोडॉन साइड। अभी हम पढ़ेंगे एंटीकोडॉन के बारे में। कैरीज द अमीनो एसिड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोड इट साइड द प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है राइबोसोम के अंदर। हमको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली राइबोसोम के अंदर ही होती है। इट एग्जिबिट्स क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट एक्चुअली इट इज हाईली कॉइल्ड इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर होता है। आप ये एनिमेशंस वगैरह यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप वो ज़रूर देखना। एनिमेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहती हूँ, यानी कि मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। सो वीडियो पॉज करके आपको इसका आंसर लिखना है अपनी कॉपी में, फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही था या नहीं। What are those structures that appear as bead on string in the chromosomes when viewed under the electron microscope? ठीक है, तो beads on string structure हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ रहे थे हम, मतलब किस में हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम्स में, ठीक है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसके अराउंड डीएनए रैप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the association of histone H1 with a nucleosome indicates first transcription is occurring, second DNA replication is occurring, third the DNA is condensed into क्रोमैटिन फाइबर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो H1 जो हिस्टोन है वो न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट होता है, तो वो इंडिकेट करता है हमारा ये ऑप्शन नंबर थर्ड, द डीएनए होता है वो कंडेंस्ड होता है क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में, ठीक है, तो हमारा थर्ड आंसर करेक्ट है। द लेंथ ऑफ डीएनए molecule greatly exceeds the dimension of the nucleus in eukaryotes. How is the DNA accommodated? First is deletion of non-essential genes, second supercoiling of nucleosome, third is DNA's digestion, fourth is through elimination of repetitive DNA. So हमारा करेक्ट आंसर है सुपर कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम की सुपर कॉइलिंग होती है तो हमारा डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रिफिथ, सेकेंड हर्शे एंड चेस, थर्ड एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्टे एंड फोर्थ इज हरगोबिन खुराना, ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इज हर्शे एंड चेज। इन्होंने ही फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे उन्होंने ये प्रूफ किया था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट इज 5' फॉस्फोराइल एंड 3' hydroxyl and heterocyclic nitrogenous bases, third Chargaff's rule and fourth is complementary base pairing. So हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, चरगाफ रूल जो है हमारा आरएनए के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ डीएनए के केस में ही एप्लीकेबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल का ट्रेट नहीं है. फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये बिल्कुल करेक्ट ट्रेट है. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये भी बिल्कुल सही है. इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड. ठीक है, ये गलत दे रखा है क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अनस्टेबल नहीं, स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है, बट यहाँ पे अनस्टेबल है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है. प्यूरिन्स ऑफ डीएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय. सो प्यूरिन्स क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही इस वीडियो में. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ग्वानिन एंड एडेनिन, क्योंकि ग्वानिन और एडेनिन ही प्यूरिन्स होते हैं, और थायमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पिरिमिडीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज पॉसिबल ड्यू टू. जो ट्रू रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? सो वो पॉसिबल होता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. अब हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है. सो वॉटसन और क्रीक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था डीएनए का, उसके बाद उन्होंने डिस्कवर या फिर हम बोल सकते हैं प्रपोज किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को. ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं. क्या होते हैं? दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के अंदर, जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, would separate and each strand would act as a template and synthesize a new complementary strand. यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जब हम पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनाते हैं, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल आगे रेप्लिकेट करके एक और डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है, तो हम बोलेंगे इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं पहले, फिर उसके बाद जो दो अलग अलग स्ट्रैंड सेपरेट हुए वो एक तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं, ताकि उनके ऊपर फिर दूसरा डॉटर डीएनए आकर के वो बन जाए. ठीक है, सिंथेसिस हो पाए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. और ये जो स्कीम होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसा आएगा कि व्हाई डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो आपको पूरा ये वाला आंसर लिख के आना है. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि उसमें कुछ पार्ट जो पुराने पेरेंट डीएनए का है वो कंजर्व रहा, मतलब कि वो चेंज नहीं हुआ और वही आगे बढ़ता गया. ऐसा देखो, इसको मैं डायग्राम की मदद से समझाती हूँ. ये है हमारा डीएनए. ठीक है, अब ये डीएनए में आप देख सकते हैं दो स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. देखो, एक तो स्ट्रैंड हमारा ये वाला है, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है. इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स आप देख सकते हैं इस तरह से. ये है हमारा पेरेंट ड्यूप्लेक्स या फिर हम बोल सकते हैं पेरेंट डीएनए. ठीक है, जब ये इसमें मतलब कॉइलिंग मतलब वापस से ये खुल जाएगा, मतलब इस तरह से ये जब ओपन हो जाएंगी इसकी दोनों ही स्ट्रैंड, तो ये जो स्ट्रैंड है आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पेरेंट डीएनए, क्योंकि हमको ये पेरेंट डीएनए से मिला है. अब इसमें ये क्या होगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, वो एक तरह से टेम्पलेट की तरह काम करेगा और इसके ऊपर हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे इस तरह से. ये जो रेड वाला है ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड बना, और जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो गया दो डीएनए के मॉलिक्यूल में. ठीक है, तो इस तरह से जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, अब देखो इसको प्रूव कैसे किया उन्होंने कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है. ठीक है, मतलब कि रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. उसके लिए मतलब एक वो किया गया, मेसेल्सन और स्टेल ने एक्सपेरिमेंट किया इन 1958. तो उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई जो था, ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको उन्होंने सबसे पहले हैवी नाइट्रोजन मीडियम में उसको क्या किया, ग्रो करवाया. ठीक है, तो ये कौन सा मीडियम था उनका? अमोनियम क्लोराइड का 15 मतलब 15 and
H4Cl, ठीक है, यानी कि हैवी आइसोटोप था ये वाला नाइट्रोजन का। उसमें जब इन्होंने ग्रो करवाया मैनी जनरेशन्स तक, ठीक है, तो उनको क्या मिला कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसके दोनों ही स्ट्रैंड में क्या पाया गया, उनको हैवी आइसोटोप मिला 15N वाला, ठीक है, दोनों ही स्ट्रैंड में 15N का आइसोटोप उनको मिला, और ये जो 15N वाला था उसको हैवी आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो जो हैवी डीएनए था वो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो जो हैवी डीएनए था ना उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको ट्रांसफ़र किया दूसरे मीडियम में, और दूसरा मीडियम क्या था, लाइट आइसोटोप वाला था, यानी कि 14N वाला था, अमोनियम क्लोराइड का मीडियम, ठीक है। और फिर उसके सैंपल्स निकाले गए रेगुलर इंटरवल के बाद फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसके बाद हैवी डीएनए जो लेबल किया गया उसको 15N से लेबल किया गया, वो उसको सेपरेट किया गया फ्रॉम लाइट डीएनए, ठीक है, लाइट डीएनए से उसको सेपरेट किया गया जिसके पास 15N वाला था, यानी कि हैवी वाला ये है और लाइट वाला 14 है, ठीक है। कैसे इसको सेपरेट किया, सेपरेशन की एक सबसे फेमस टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने करवाया किसके साथ, सीजियम क्लोराइड के साथ सेंट्रीफ्यूज करवाया इन डेंसिटी ग्रेडियंट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 जनरेशन मतलब एक जनरेशन जो होती है बैक्टीरिया की वो 20 मिनट्स की होती है, यानी कि 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक जनरेशन हो गई, फिर एक्सट्रैक्ट किया गया सैंपल, तो उसने क्या बनाया, हाइब्रिड डीएनए बनाया, यानी कि उसमें हाइब्रिड डीएनए में क्या था, इक्वल मतलब कि N14 भी मिला और N15 भी मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड बोलेंगे। फिर वन स्ट्रैंड हैज़ लेबल्ड विथ N15N एंड अदर स्ट्रैंड विथ हैविंग 14N, वही मतलब कि हाइब्रिड डीएनए में दोनों तरह के हमको मिले स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब वापस से इसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया 40 मिनट के बाद, यानी कि सेकेंड जनरेशन के बाद। तो उसके बाद क्या देखा गया कि लाइट डीएनए मिला, हाइब्रिड डीएनए मिला इक्वल अमाउंट में, यानी कि जितने लाइट डीएनए थे उतने ही हैवी डीएनए, यानी कि हाइब्रिड डीएनए इक्वल टू कितना, हाइब्रिड डीएनए आर इक्वल टू लाइट डीएनए, ठीक है। फिर अनदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, टेलर एक साइंटिस्ट थे और उनके कलीग्स के द्वारा इन 1958, और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, विनका फाबा में किया था, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो रूट की टिप थी बीन्स की, उनको रेडियो एक्टिव थायमिडीन मीडियम में ग्रो करवाया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। देखो अभी आपको इसमें बहुत कम चीज़ें समझ आई होगी, तो मैं अब डायग्राम की मदद से इसको समझाती हूँ। देखो ये है हमारा सबसे पहले हैवी आइसोटोप वाला मीडियम N15, ठीक है। अब सबसे पहले बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है। अब कल्चर मीडिया क्या होता है, जिसके अंदर हम सारे ही ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि जो कि एक बैक्टीरिया को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वो सारा हमने मीडियम बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया, बट साथ में हमने इसमें N15 यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो हैवी आइसोटोप होता है ना, वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसके बाद 20 मिनट्स के बाद मतलब इसमें ये जो इसका डीएनए का सैंपल था उसको हमने ट्रांसफ़र किया N14 मीडियम में, फिर उसको ग्रो करवाया 1 जनरेशन तक, ठीक है। फिर इसके बाद 40 मिनट के बाद क्या किया, हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया फॉर सेकेंड जनरेशन, और इसी मीडियम में ग्रो करवाया N14 मीडियम में। तो फिर हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है। तो इसमें हमने क्या पाया कि इसमें हमको मिले, ये वाला जब हमने लिया था तो हमको मिले ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हमने अप्लाई किया तो हमको N15 सिर्फ हैवी आइसोटोप मिले थे, क्योंकि हमने सिर्फ हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में उसको ग्रो करवाया था। अब जब हमने इसको हमने शिफ्ट कर दिया इसमें, यानी कि इसमें जो डीएनए डाल दिया, तो हमको क्या मिला, N14 भी मिला और N15 भी मिला, यानी कि हमको क्या मिल गया, हाइब्रिड मिल गया। इसके बाद 14 मिनट के बाद जब हमने देखा तो 14 मिनट के बाद हमको इक्वल नंबर ऑफ मतलब कि लाइट बैंड्स जो होते हैं वो N14 और N14 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमको लाइट बैंड्स भी मिले, साथ ही हमको हाइब्रिड मतलब कि उसमें 15 भी है और 14 भी है, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड बैंड्स एंड लाइट बैंड्स हमको देखने को मिले, ठीक है। फिर हमने सेपरेशन करवाया
सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इस तरह से ये सेपरेट हुआ है। अब ये किस तरह के दिखाई दिए, तो देखो ये यहाँ पे सिर्फ हैवी वाला डीएनए मिला। 20 मिनट के बाद हमको ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये 15N वाले हैं और ग्रीन वाले 14N वाले डीएनए हैं। तो देखो हमारा जो डीएनए था ये 15N वाला हैवी आइसोटोप वाला यहाँ पे भी आ गया। फर्स्ट जनरेशन में भी हमको देखने को मिला है रेड वाला, यानी कि हमको हैवी आइसोटोप वाला, साथ ही सेकेंड जनरेशन में तक भी ये ट्रांसफ़र हुआ। तो इसी तरह से हम ये यहाँ तक ये डीएनए का जो था, जो पेरेंट डीएनए से इस सेकेंड जनरेशन तक आ गया ये हैवी आइसोटोप, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये डीएनए जो है आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और कंजर्व रहता है उसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट मतलब कि एक स्ट्रैंड जो है वो आगे बढ़ता जाता है सेकेंड जनरेशन तक। अब ये फर्दर आगे रेप्लिकेट करेगा तो फिर ये जो रेड वाला है वो आगे वाली जनरेशन में भी हमको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्व रहता है, मतलब वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक। तो ये था बेसिकली एक्सपेरिमेंट किसका, मिचेल्सन और स्थेल एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन मिचेल्सन एंड स्थेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और एंड एक्सप्लेन व्हाई द डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, किस तरह से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है वो कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जो मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, दैट कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करवाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाता है और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। दिस एंजाइम पॉलीमराइजेस अबाउट 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, यानी कि आप सोच लो कि एक सेकेंड में वो इतने सारे बेस पेयर्स को क्या करता है, पॉलीमराइज करता है, यानी कि नए बेस पेयर्स बनाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड परफॉर्म 2 फंक्शन। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए है वो 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो ये कि दे एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, और एनर्जी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के। नाउ नेक्स्ट, द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स गेट अनकॉइल्ड, मतलब कि जैसा मैंने बताया था कि ये स्ट्रैंड थे, फिर ये क्या हो जाते हैं, आगे जा कर के अनकॉइल हो जाते हैं इस तरह से, यानी कि खुल जाते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और जिस पॉइंट से ये अनकॉइल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये अनकॉइल होते हैं ना उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वहाँ से ही रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग हुई है। डीएनए बीइंग अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, it cannot uncoil throughout its length and it is very length as it will be very energy expensive, यानी कि क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत लंबा होता है तो वो मतलब पूरी लेंथ में वो अनकॉइल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इसी कारण से स्मॉल वाई शेप्ड ओपनिंग होती है, जिसको हम रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं, इज मेड इन द डीएनए हेलिक्स। तो वो डीएनए हेलिक्स में इस तरह से वाई शेप की फोक बनती है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerizes nucleotide in 5' to 3' direction. Hence the DNA strand with 3' to 5' polarity will act as a template strand. देखो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम की मदद से। देखो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉक बोलते हैं। यानी कि इसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से ना बनाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन से इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे कि हमको पता है कि डीएनए का जो मतलब वो होता है स्ट्रैंड, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का, यानी कि ये 5' to 3' डायरेक्शन। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर डीएनए बनेगा, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, या फिर हम बोल सकते हैं डॉटर स्ट्रैंड्स भी इनको बोल सकते हैं। और ये पूरा डॉटर डीएनए कहलाएगा, और ये है हमारा ऊपर वाला पेरेंट डीएनए। तो ये जब हम न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, वो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। क्योंकि ये 5' to 3' था, तो ये बनेगा 5' to 3' की डायरेक्शन में। ये एरो की डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि CAT ये है, तो यहाँ पे कौन कौन से बेस पेयर्स आएंगे, GT, यानी कि इसके अपोजिट आते जाएंगे और ये हमारा स्ट्रैंड आगे बनता जाएगा। किसकी मदद से बनेगा, DNA पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से बनेगा। एक और बात, जो हमारा DNA हेलिकेज एंजाइम होता है वो यहाँ से इसको क्या करता है, ओपन यानी कि अनकॉइल करने के लिए यूज़ होता है। दूसरी बात, ये वाला जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बना, इधर वाला बनता है हमारा कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है इसमें। बट इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि इधर राइट साइड वाला जो होता है ना, वो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे एरोज से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स बने ना, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये क्या होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड्स भी इनको कहा जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था रेप्लिकेटिंग फॉर्क का, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो डिसकंटिन्यूस वाला स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बीच बीच में लैग कर रहा है। और ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। इस तरह से हमेशा जो हमारी स्ट्रैंड बनेगा वो 5' to 3' की डायरेक्शन में बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इधर 5 इधर है तो 3 इधर है, तो इस डायरेक्शन में बनेगा, 5 3 तो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो ये आपको रेप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार NCERT ज़रूर पढ़ के देखना ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ DNA strand on 3' to 5' डायरेक्शन विल बी कंटिन्यूस एंड while having the strand having 5' to 3' polarity will produce small fragments of DNA, and the synthesis of DNA strand is discontinuous. The gap between the small segments of DNA are later joined by the enzyme DNA ligase. तो ये जो हमारे small fragments बने थे ना discontinuous यानी कि lagging strand में, वो आगे जा कर के DNA ligase, जिसको हम बोलते हैं molecular glue, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में molecular ग्लू बोलते हैं। तो ये क्या करती है, वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने थे ना, उनको एक दूसरे से चिपका देती है, मतलब कि वो फिर कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम DNA से DNA तो बना लिया, अब हम DNA मिल गया हमको, अब DNA से हम क्या बनाएंगे, RNA बनाएंगे। तो DNA से RNA बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू दैट RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वही बात जो मैंने बताई कि इसमें मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी करना DNA के एक स्ट्रैंड से, और फिर उससे हम क्या बना लेंगे, RNA बना लेंगे। और जो फॉर्मेशन होता है RNA का, वो किस पे बेस्ड होता है, बेस होता है ऑन बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे हम RNA का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस अकर थ्रू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की मदद से ट्रांसक्रिप्शन होता है। और बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रमोटर, सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या होता है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन DNA लोकेटेड टूवर्ड्स 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज बाइंड हियर। देखो, ये हमारे NCERT का डायग्राम है, दैट इज फिगर 6.9 स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इसमें क्या होता है, ये हमारा DNA ही है, मतलब DNA के 2 स्ट्रैंड्स है। एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और एक को बोलते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमको क्या दिखता है, प्रमोटर मिलता है, मतलब यहाँ पे प्रमोटर होता है। यहाँ बीच में होती है हमारी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है हमारी टर्मिनेटर, ठीक है। ये प्रमोटर अपस्ट्रीम होता है और टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम होता है, ठीक है। तो ये प्रमोटर से कौन बाइंड करता है, DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA के ऊपर डिपेंड करता है ये एंजाइम, और RNA को पॉलीमराइज करता है, यानी कि RNA बनाता है। तो वो इससे प्रमोटर से बाइंड करेगा
और ये यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है बेसिकली। और जो आरएनए का फॉर्मेशन कौन करवाता है, स्ट्रक्चरल जीन हेल्प करती है आरएनए के फॉर्मेशन में। तो ये जो आपको यहाँ पे जो बना हुआ मैंने बनाया है पेंसिल से, वो क्या है, हमारा mRNA है। वो यहाँ पे mRNA कॉम्प्लीमेंट्री इसके डीएनए से बनता जाता है, ठीक है। और इस तरह से पूरी एक आरएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है। और टर्मिनेटर पे आके हमारा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और फिर ये हमारा आरएनए का स्ट्रैंड हमको मिल जाता है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट होता है। टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम होता है और स्ट्रक्चरल जीन के। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट कोड फॉर आरएनए एज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय देम विल बी डिफरेंट। यानी कि दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो नहीं बनाते हैं आरएनए को, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। विल प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लिकेशन इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इसीलिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है, वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, वही हेल्प करता है आरएनए के सिंथेसिस में, ठीक है। If both DNA strands codes for RNA molecule produced will be complementary to each other। तो अगर दोनों स्ट्रैंड जो है आरएनए के वो मतलब दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अगर आरएनए बनाने लग जाएंगे, तो आरएनए मॉलिक्यूल भी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, ठीक है। और वो भी क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दस ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, वो होने के लिए आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होना ज़रूरी है। इसी कारण से सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए को कोड करता है, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड शोइंग 3' to 5' पोलैरिटी एक्ट एज अ टेम्पलेट। और जो 3' to 5' पोलैरिटी होती है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिंथेसिस करता है मैसेंजर आरएनए को। किस डायरेक्शन में करता है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी, तो अब ये इसकी डायरेक्शन 5' to 3' होगी ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। Thus, other strand of DNA showing 5' to 3' polarity is displaced and does not code for RNA। तो जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड जो था वो सिंथेसिस नहीं करता है, यानी कि कोड नहीं करता है आरएनए के लिए, ठीक है। Next point is, it is now understood that the protein is made of more than one polypeptide। यानी कि जो प्रोटीन बनता है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से बनता है, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूसिंग अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रोन, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाती है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बी कॉल्ड मोनोसिस्ट्रोन। जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ट्रांसक्रिप्शन में, उसको मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। एज सीन मोस्टली इन यूकैरियोट्स और मे बी पॉलीसिस्ट्रोनिक, मोस्टली सीन इन प्रोकैरियोट्स, where the transcription unit will be more structural gene grouped together to produce protein needed for the same function। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेन चीज़, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ ऑल आरएनएज, ठीक है। दैट इज जितने भी आरएनए होते हैं उनको पॉलीमराइज करता है कौन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो वो क्या क्या बनाता है, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, विच आर नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या आती है, इनिशिएशन। तो इसमें क्या होगा, आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगी, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रमोटर से जाके बाइंड करेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा प्रोसेस बाय एसोसिएटिंग विद द इनिशिएशन फैक्टर। ये इनिशिएशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होगा आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे हमारी जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी और हमारा आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशिएशन होगा आरएनए सिंथेसिस का। इसके बाद होगा एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल along the template strand by following the base
कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स उससे जा करके जुड़ने लग जाएंगे और फिर इसका जो आरएनए की वो बन रही थी उसका क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा, ठीक है। फिर होगा टर्मिनेशन, आरएनए पॉलीमरेज ऑन रीचिंग द टर्मिनेशन पॉइंट स्टॉप्स ट्रांसक्राइबिंग एंड नेसेंट RNA polymerase falls at the time of transcription. It is associated with termination factor. देखो इसको फिर मैं चलो ये और पढ़ लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ mRNA इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोकैरियोट्स। इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहली प्रोसेस होती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो लगता है वो होता है प्रमोटर आगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओवल शेप का वो होता है प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है। मतलब कि ये जो ऑरेंज वाला है ना ये है आरएनए पॉलीमरेज और इसके अंदर जो छोटा वाला ओवल शेप है वो है हमारा प्रमोटर। फिर इससे बाइंड करता है हमारा सिग्मा फैक्टर जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये जब हमारे डीएनए पॉलीमरेज से जाकर के बाइंड होता है यानी कि इस तरह से ये इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे अनकॉइलिंग हुई हमारे डीएनए की और यहाँ पे क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री जो आपको आरएनए बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये इलॉन्गेट होता जाएगा। कब तक होगा ये, जब तक ये टर्मिनेशन फैक्टर तक नहीं पहुंच जाता। टर्मिनेशन फैक्टर यानी कि टर्मिनेटर जिसको हम बोलते हैं वो टर्मिनेटर तक जब ये पहुंच जाएगा हमारा आरएनए तो फिर इस प्रोसेस की क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन, यानी कि ये प्रोसेस रुक जाएगी आरएनए सिंथेसिस की और हमको ये हमारा आरएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ, ये रो फैक्टर की वजह से हुआ। रो फैक्टर को हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। तो इस तरह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रुक जाएगी और हमें आरएनए मिल जाएगा जो हमको चाहिए था। तो ये हमारी सिंपल सी प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की। अब ये जो बात थी वो हो गई हमारी प्रोकैरियोट्स में। बट जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है 2 रीजंस की वजह से। पहला रीज़न तो ये है कि इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। इससे एक क्वेश्चन आया था आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, जो हमारा लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी मैंने अपलोड की थी, तो उसमें इससे एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था वो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए यानी कि आरआरएनए बनाता है, और जो पॉलीमरेज 2 होता है वो ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए नोन एज हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए। हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए को क्या बोलते हैं हम, एचएनआरएनए बोलते हैं। और जो पॉलीमरेज 3 है वो टीआरएनए सिंथेसिस करता है, या फिर 5SR RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए। अब दूसरा रीज़न क्या होता है, इसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजिनस आरएनए। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट आरएनए, मतलब कुछ अलग टाइप का आरएनए इसमें बनता है जिसमें इंटरॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। देखो इसको मैं डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन। देखो इसमें क्या होता है, ये जो आरएनए बना, ये आरएनए तो वैसे ही बनता है बट इसमें हमको मिलते हैं 2 चीज़ें। ये जो ऑरेंज वाले बैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे इंटरॉन्स और ये है एक्सॉन्स येलो वाले। तो इंटरॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है। तो ये कोड नहीं करते हैं किसी चीज़ को, और एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग होते हैं। तो अब इंटरॉन्स जो है वो हमारे काम के नहीं होता है, तो इसमें क्या करवाई जाती है, स्लाइसिंग करवाई जाती है। अब आरएनए स्लाइसिंग में क्या होता है, ये कुछ इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है ये बाहर निकल जाते हैं इंटरॉन्स, और इस यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। ये इंटरॉन्स जितने भी सब बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। अब दूसरी प्रोसेस होती है हमारी कैपिंग की। तो कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग की प्रोसेस में जो 5' एंड होता है ना, उस पर जाकर के हमारा लग जाता है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मिथाइल GPP जो लिखा है ना, ये आकर के क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। मतलब कि एक तरह से कैप, ये एक तरह से कैप यहाँ पे लग जाती है, और दूसरे होती है टेल। ये कैप हो गई और इसके पीछे क्या होगी, टेल। तो टेल में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेट की जो टेल होती है, एडिनाइलेट रेसिड्यू की, वो यहाँ पे लग जाती है 3' एंड में। तो ये जो कैप लगी इसको हम बोलते हैं कैपिंग, और जो टेल लगी इसको हम बोलते हैं टेलिंग, और जो स्लाइसिंग हुई ये इस तरह से, इसको हम बोलते हैं
स्लाइसिंग, आरएनए स्लाइसिंग। तो अब हमको जो मिला वो मिला हमें मैसेंजर आरएनए, और यहाँ से सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक्सॉन्स है, तो ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड बन गया हमारा, और यहाँ पे एक टेल है। अब ये जो टेल है, टेलिंग और ये जो कैपिंग है, ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए को, यानी कि एमआरएनए का डिग्रेडेशन, यानी कि कहीं से टूटे या फिर ब्रेक ना हो, इसीलिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थी हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, जो कि इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दो तीन टॉपिक्स और बच रहे हैं। एक है जेनेटिक कोड, दूसरा है ट्रांसलेशन, और एक लेक ओपेरॉन वाला। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे रोक रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी वन शॉट जो आपको चैप्टर्स के चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।